बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, आज दो सीज़ फायर की खबरें हमारे पास। PTI से जुड़ी बड़ी खबर है, 26वीं आईनी तरमीम को भी डिस्कस करना है। सीज़ फायर ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ा सीज़ फायर जो इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान हुआ है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अगले 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा हमास की जानिब से, और शुक्राने के सजदे अदा किए जा रहे हैं दुनिया भर में मुसलमानों की जानिब से। उम्मीद की जा सकती है कि यकीनन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुआहदे के ऊपर खुशी तो है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए है या फिर वही शॉर्ट टर्म सीज़ फायर है? फिर अगले साल ये दोबारा हमला शुरू कर दिया जाएगा। सीज़ फायर के दौरान किस तरह रिहेबिलिटेट किया जाएगा गाज़ा को? बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम उठाएंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ही पाकिस्तान लौट चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया है, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि सेनेटर मुश्ताक की जब अराइवल था पाकिस्तान पे तो उनको स्टेट वेलकम करती और बड़े पैमाने पर उनको वेलकम करने के लिए इंतजाम किए जाते। खैर वो नहीं हुआ। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली आ गई है। वहाँ पे अली अमीन गंडापुर इमरान खान की नज़रों में गंदे हो गए हैं, अब वो वज़ीर आला के ओहदे पे फाइज नहीं रहेंगे। याद रहे, इससे पहले जब इमरान खान ने एक नए सियासी नाम को वज़ीर आला की कुर्सी दी थी उस्मान बुज़दार को, तो बड़ी उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई थी। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते थे कि साइफर तो सिर्फ बाद में आया था, लेकिन असल वजह इमरान खान की हुकूमत जाने की उस्मान बुज़दार थे। इस दफ़ा हम फिर देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से एक नया नाम दे दिया गया है। सुहेल आफरीदी पहली बार MPA बने हैं, मुराद सईद के करीबी हैं, और यकीनन उनका अगर पॉलिटिकल करियर देखा जाए तो इतना कोई ख़ास है नहीं कि उनको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती जो इस वक्त दी जा रही है। आज भी जो गंडापुर साहब ने इजलास बुलाया था उसके अंदर उन्होंने सुहेल आफरीदी को CM हाउस में बुलाया और अपने इस्तीफे पर साइन किया है, लेकिन हुकूमत ने भी कुछ प्लान कर रखा है। हुकूमत ने प्लान कर रखा है कि किस तरीके से PTI से ये चीफ मिनिस्टरशिप भी ले ली जाए। आज हमने एक और डेवलपमेंट ये देखी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन के बाद तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI सुन्नी एहतियात काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया है। अगर आज़ाद होंगे तो फिर पार्टी पॉलिसी उन पर लागू नहीं होगी, वो किसी और को भी वोट दे सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये इशारा दिया जा रहा है कि अब शायद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी आने वाले वक्त में PTI के लिए अपना चीफ मिनिस्टर लाने के लिए। इवन दो कि उनके पास 92 का नंबर है इस वक्त PTI के पास, और बाकी सारी जमातों के पास 52 के करीब है, यानी 20-25 लोग आगे पीछे अगर हो जाएं तो फिर PTI के लिए चीफ मिनिस्टर लाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल कुंडी साहब ने भी कह दिया है कि अगर इस्तीफे में कोई एम्बिगिटी हुई, कोई मसला हुआ, कोई ऐसे में प्रॉब्लम नजर आया तो हो सकता है कि वो इस्तीफा कबूल ना करें और गंडापुर साहब से कहें कि आप अपनी जिम्मेदारियां जारी रखें, जिसके बाद एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसके ऊपर हम आज सवाल उठाएंगे कि आखिर उस सिचुएशन में हमारी PTI क्या करेगी। बात करें अगर हम आज की लाइव प्रोसीडिंग्स हमने देखी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उनकी, तो उसमें हमने सीनियर कानूनदान, सीनियर एडवोकेट मुनीर मलिक साहब के दलाइल देखे। उनके दलाइल यकीनन बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार थे, धमाकेदार थे। जिसने भी देखे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने दलीलें पेश की, लगता यह है कि वो अपनी बात मनवाने में थोड़ा बहुत कामयाब हो ही जाएंगे। जिसके बाद हमने देखा कि जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से एक बयान आता है, एक रिमार्क आता है, एक स्टेटमेंट आती है। वो कहती हैं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला हुआ तो जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम से आए हैं उनको वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमने बहुत सारे जजेस के चेहरों पे तासुरात को बदलते हुए देखा। आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब तो ये भी कहते हैं कि उन चीफ जस्टिस का क्या कसूर है, वो तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी नहीं है। फिर बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ वहाँ होते रहे, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि इस रिमार्क के बाद अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला आ जाता है तो बहुत सारे जजेस हैं जिनको वापस जाना पड़ेगा। सारे चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, और भी बहुत सारे हैं। तो यकीनन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आज जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने उठाया। और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया। वो कहती हैं कि जिस तरमीम का जायज़ा लिया जा रहा हो उसको लागू अमल मानना भी ज़रूरी नहीं होता है, जिसकी नज़ीर हमें उन्होंने दी है अदालत की तारीख़ में। और हम ये भी जानते हैं कि मुनीर मलिक साहब ने एक और दलील ये पेश की कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 174 की, जिसके तहत जो इनहेरिटेड पावर्स और जो लेजिस्लेशन की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, जिसकी वजह से अभी तक आर्ग्यूमेंट्स हम यही सुन रहे हैं कि अदालती जो हमारे मुअज़्ज़ज़ वकील हज़रात हैं वो जज साहिबान को ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दलीलें दे रहे हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए, वो फुल कोर्ट जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले था। क्या ये पॉसिबल है कि वो जजेस वापस आएँ? और अगर फैसला खिलाफ आ जाता है तो क्या ये पॉसिबल है कि जजेस वापस भी चले जाएं?
जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN में जो सूरत हाल थी उसमें कुछ तब्दीली आई है। गुज़िश्ता रोज़ जरदारी साहब की जो मुलाकात नवाब शाह में मोहसिन नकवी, इसहाक डार, सरदार रियाज सादिक से हुई है, उसके बाद ये यकीन दहानी करवाई गई है कि बयानात का सिलसिला बंद हो जाएगा। तो ये एक सेकंड सीज़ फायर है जिसकी आज हमें खबर मिली है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब डेवलप किया जाएगा, रिलेशंस को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा, बेहतरी लाई जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में कोई किसी सूबे को ये धमकी ना दे कि मेरा पानी मेरी मर्जी। यकीनन पानी पूरे पाकिस्तान का है, सबका उसके ऊपर हक है आईन व कानून के मुताबिक, और सब अपने हक के मुताबिक ही उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है, IMF की जानिब से भी कहा गया है कि जो इमदाद दी जा रही है सैलाब मुतासरीन को, उसकी डिटेल्स IMF ने आपका GDP ग्रोथ रेट 2.6 कर दिया है, जबकि हुकूमत की जानिब से जो ताज़ा नंबर्स आए हैं वो GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट 3.04 है। अगेन खित्ते में देखा जाए तो हमारी ग्रोथ बहुत कम है। अल्लाह करे आने वाले वक्त में बेहतरी और हम कर्जों से जान छुटा सके। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज एहसान अहमद खोकर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है, इंटरनेशनल लॉ के भी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज साहब, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। हम जानते हैं कि इमरान खान के कहने के ऊपर गंडापुर साहब अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं और सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर KPK बनाया जा रहा है। हम ये जानते हैं कि बुज़दार के फैसले की वजह से PTI को और इमरान खान को कितनी मुश्किलात हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक नए शख्स को चीफ मिनिस्टर बना दिया जिसका सियासी करियर इतना था नहीं। एक बार फिर वो सेम हरकत करने जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी पहली बार MPA बने हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। आपकी नज़र में ये फैसला इमरान खान का PTI के लिए क्या दोबारा नुकसानदेह साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताला, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल या उसके बाद एक उसका जो लीगल आउटकम है उसको जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसके पीछे थोड़ा सा आप हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, फिर आपको आसानी होती है कि क्या उस वक्त जो फैसला था उसके जो रिपरकशंस आए या उसके बाद उसका पॉलिटिकली या लीगली उसका एडवांटेज है या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी आप फैसले स्पेशली 2022 से ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि जिसके अंदर असम्बली जो है उसको आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर गिराना और फिर असम्बली से बाहर निकलना, फिर उसके बाद ये है कि पंजाब की असम्बली को तोड़ना, KPK की असम्बली को तोड़ना, फिर उसके बाद ये है कि आप जो एक कन्फ्रंटेशन के मोड के अंदर हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप डायलॉग भी नहीं करते। फिर जब इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आते हैं तो फिर आप जो एक रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें जिनकी असम्बली में सीट है और आपने SIC को ज्वाइन कर लिया, या उससे पहले आप चले जाएं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने चाहिए। 2019 से जो था वो आपने ड्यू था, नहीं किया। उससे पीछे चले जाएं तो 2014 के अंदर आप ये देखें कि आपने धरने दिए और असम्बली से बाहर निकले, फिर आप असम्बली के अंदर गए, या 2018 के अंदर आप ये देखें कि गवर्नमेंट का काम ये होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबको साथ लेके चले और आप कन्फ्रंटेशन के अंदर गए। तो अगर इन सारों चीज़ों का नटशल अगर आपने आज देखा है कि जिस तरह PTI जो है वो एज ए पोलिटिकल पार्टी के तौर पे एक स्कैटर्ड पार्टी के तौर पे आपको नज़र आती है, या उसके बाद ये है कि उस पार्टी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की नहीं है, स्पेशली आपको जो पंजाब के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर नहीं है। और उसके बाद ये है कि आप एक ऐसे कन्फ्रंटेशन मोड के अंदर जाके एक ऐसा पॉलिटिकल फैसला करें कि जब आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी लोग SIC के अंदर या PTI के अंदर रिजर्व सीट्स के जजमेंट की वजह से थे और सुप्रीम कोर्ट ने 2 अक्टूबर को उस जजमेंट को सेट असाइड करके रिव्यू कर दिया और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारों को इंडिपेंडेंट कर दिया है, और अब इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 63A जो है वो अप्लाई नहीं करता, और फिर इंटरनल पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशंस भी हो। अभी आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शंस के अंदर इस तरह आपस के अंदर जो है वो आप आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, पॉलिटिकली जो है ये दूसरे फैसलों की तरह ये भी रिपरकशंस जो हैं वो PTI के लिए आएंगे। फर्स्ट तो ये है कि क्या PTI जो है वो अब जिस तरह आर्टिकल 130(8) के नीचे गवर्नर को रिज़ाइन दिया जाता है, गवर्नर रिज़ाइन एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद आर्टिकल 109 के नीचे जब असेंबली का इजलास 3 से 7 दिन में बुलाया जाता है, तो क्या PTI के लोग जो हैं जो 73 या 74 का एक मैजिक फिगर बनता है उसके मुताबिक जो है वो अपनी मेजॉरिटी कर सकते हैं या नहीं है, ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है।
कि जब आपके ऊपर आर्टिकल 63 ये लग भी नहीं सकता, और KPK के अंदर आपने देखा है कि सेनेट के इलेक्शंस हो या इस तरह के हो, एक हिस्ट्री भी वहाँ पे मौजूद है। अजहर जावेद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आपकी नज़र में गंडापुर गंदा कैसे हुआ, और क्या आफरीदी वाला डिसीजन, सोहेल आफरीदी वाला डिसीजन भी उस्मान बुज़दार वाला ही डिसीजन साबित होगा आने वाले वक्त में या नहीं? अजहर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया तला साहब। देखिए, इमरान खान साहब की ये रवायत रही है कि वो हमेशा लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इनकी हिस्ट्री इस तरह बढ़ी हुई है। अगर आप देखें, जहांगीर तरीन से शुरू होने वाला सफ़र, क्या कुछ नहीं किया जहांगीर तरीन ने इनके लिए। फिर अलीम खान साहब के साथ जो कुछ उन्होंने किया, अलीम खान साहब ने पार्टी को खड़ा करने के लिए किस हद तक कुर्बानी दी, किस हद तक अपने वसाइल इस्तेमाल किए, और किस तरह एक तरफ उनको इस्लामाबाद में बुलाया गया था कि वज़ीर आला आप बना रहे, दूसरी तरफ वापस आते हुए उनको एहतसाब ब्यूरो के ज़रिए गिरफ्तार करवा दिया गया, और उनकी कुर्बानियाँ भी जो है वो ज़ाया गई, और उनको उन्होंने जो हाल किया आपके सामने है। अब अली अमीन गंडापुर साहब से जो काम लेना था इमरान खान साहब ने वो ले लिया। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से तकरीबन 1.5-2 साल एक बैलेंस कायम रखा, हुकूमत को भी चलाया, फिर पार्टी का बयानिया भी उन्होंने कायम रखा। और लेकिन अब हुआ क्या हुआ, ये कि जो इमरान खान साहब मौरूसी सियासत के खिलाफ नारेबाजी करते थे, वही उन्होंने अपनी बहन के कहने पर अली अमीन गंडापुर साहब को फारिग कर दिया। ये फैसला इमरान खान के उन्हीं फैसलों की तरह एक बैकफायर होगा, जिस तरह उन्होंने, आपको याद होगा, पंजाब असम्बली तोड़ी, जिस तरह उन्होंने KPK असम्बली तोड़ी, फिर उन्होंने असम्बली से इस्तीफे का फैसला किया, फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च का फैसला किया, फिर उन्होंने ये 9 मई को जो सानिया हुआ, जिस तरह उन्होंने कॉल दी, जिस तरह उकसाया अपने वर्कर्स को, फिर जिस दलदल में धकेला उन्होंने अपने वर्कर्स को, वो सबके सामने है। आज तक उनके वर्कर्स जो हैं वो सानिया 9 मई के इल्ज़ामात के मुकदमात भी भुगत रहे हैं, बल्कि सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इमरान खान तो डयाला जेल में मौज कर रहे हैं, उनको हर चीज़ मिली हुई है, एक शाही ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, लेकिन वर्कर की जो मुसीबतें हैं उनका उनको कोई ख्याल नहीं। अब ये फैसला भी अली अमीन गंडापुर को हटा के एक ऐसे शख्स को लेके आना जिस पर प्रो तालिबान होने के इल्ज़ाम है। पाकिस्तान को इस वक्त अफगानिस्तान की सरहद के साथ जो मसाइल दरपेश हैं, जो दहशत गर्दी वहाँ से हो रही है, वहाँ पे तो होना ये चाहिए कि KPK की गवर्नमेंट को वफाकी हुकूमत के साथ, बल्कि एक कंधे से कंधा नहीं, एक कदम आगे खड़ा होना का। लेकिन पैगाम क्या दिया जा रहा है, प्रेस रिलीज जो उनकी आई उसमें भी वही एंटी स्टेट नैरेटिव को जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं और तालिबान की हमायत कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे ऑफिसर्स को शहीद कर रहे हैं। मेरे मुल्क का एक भी जवान, मेरे मुल्क का एक भी ऑफिसर, कई इमरान खान पे बारी है, कई नवाज शरीफ पे बारी है, कई लोगों पे, कई जो सियासतदानों पे बारी है। मुझे अगर इमरान खान के इन फैसलों की वजह से ये अभी सोहेल आफरीदी को ला के तालिबान को एक पैगाम दे रहा है, एक भी जवान शहीद होता है तो उसका खून जो है वो, उसकी शहादत इमरान खान के सर पे होगी। अब स्टेट के साथ ये खेलने का आगाज़ कर रहे हैं, स्टेट के साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। इनको सोचना होगा, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाक फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, पाक फ़ौज हमारे बैरूनी ख़तरों की हमारी हिफाजत कर रही है। तो इस सारे मामले में इमरान खान एक इंतहा पसंदाना सियासत नहीं कर रहे, वो इंतहा पसंदाना ये कह सकते हैं कि ख्यालात को परवान चढ़ा रहे हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, आपसे मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जिस तरह अभी हमारे अजहर साहब ने कहा कि सोहेल आफरीदी एक प्रो तालिबान शख्स है, जानते हैं हम कि KPK के अंदर हमारे जवान, उन्होंने कल भी जाम शहादत नोश फरमाया, आज भी हमारे एक जवान ने जाम शहादत नोश फरमाया। दहशत गर्दों, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग KPK में जारी है। ऐसे वक्त में एक नए सियासतदान को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला इमरान खान का सही है या नहीं? और दूसरा सवाल इससे अब्दुल्ला साहब आपसे ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन डाल के उनको आज़ाद कर दिया है, कहा यह जा रहा है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म होगा, कोशिश की जाएगी कि PTI अपना चीफ मिनिस्टर ना ला सके, 20 के करीब नंबर है, ऐसा है, इससे आगे पीछे करना पड़ेगा। आपकी राय अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमारे जो परसों 11 फौजी जवान और 2 अफसरान शहीद हुए, और फिर मेजर सप्तान जो है कोयटा से, जिनका ताल्लुक दराबंद का इलाके के अंदर शहीद हुए, उनसे जो है हम यकीनन कौम को उनकी कुर्बानियों पर फख्र है। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि जब भी कोई शहीद होते हैं PTI की तरफ से जो है बिल्कुल चुप साध ली जाती है। वो इमरान खान साहब का जो अकाउंट जो मुस्तकिल जो है बात करता है, वो वहाँ खामोश हो जाता है।
अब देखना यह है कि ये सारा कुछ जो है प्रो तालिबान होना, चलो शायद तो हो सकता है, अपनी सोच होती है, लेकिन क्या प्रो तालिबान ज्यादा बेहतर है या प्रो पाकिस्तान बेहतर है? तो मैं तो अपने पाकिस्तान को चुनूंगा। और कोई भी हुब्बुल वतन जो है, ठीक है, हम अपनी हमदर्दियां जरूर रख सकते हैं, लेकिन हमारी पहली तरजीहात जो हैं वो पाकिस्तान होती हैं। अब आप देख लीजिए कि अमीर मुत्तकी जो हैं वो अफगानिस्तान से उठे हैं और जाके फिर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ओ बाबा, आप जो है, आपको पाकिस्तान का ख्याल नहीं आया, आपने जो है मार्का हक में काफरों का साथ दिया, आप जो है आज किधर खड़े हैं? तो क्या ऐसे लोग जो इस टाइम पे जिनका जो है किबला और काबा अफगानिस्तान की तरफ झुका हुआ है, क्या उन लोगों को सोचना नहीं चाहिए कि वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मुल्क को तो चलो छोड़ो, लेकिन अल्लाह को तो जवाब देना है ना कि काफिरों के साथ जो लोग आज खड़े हो रहे हैं, हम उनकी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? यानी कि भारत और इजराइल का गठजोड़ किसी से ढका छुपा नहीं है। और अगर आप भारत को साथ जो है वो पींगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इजराइल के साथ भी आपके ताल्लुकात होंगे। तो अगर सोहेल आफरीदी साहब ये सोचना शुरू कर दें, तो मैं आज टीवी पे बैठ के 365 के जरिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बात के ऊपर अफगान तालिबान हुकूमत की मजम्मत करते हैं? नंबर 1। नंबर 2 यह है कि इमरान खान साहब जो है वो कभी भी सियासतदान नहीं थे। अगर वो सियासतदान होते तो वो कभी भी जो है अपनी तमाम असेंबलियां और वफाक के अंदर जब पीडीएम आई तो वो कभी भी ना तोड़ते, बल्कि वहां बैठ के मुकाबला करते। लेकिन इमरान खान साहब एक मकसद के जरिए आए थे। उनका मकसद जो था वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था, डी न्यूक्लियराइज करना था, डी लिंक करना था चाइना के साथ, और डी इस्लामाइज करना था। उन्होंने इस्लाम की बात जरूर की, लेकिन अमली तौर पर आप देख लीजिए कि ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन का नारा तो जरूर लगाया, लेकिन जब आया मौका तो एन जो है वो वाशिंगटन के सामने सजदा रेज हो गए और वाशिंगटन के साथ उन लोगों को लॉबी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो बाकायदा इजराइल के लॉबियस्ट थे और इजराइल के जो यहूदी एजेंट हैं वो वहां मौजूद थे। अब मैं इन बातों पे क्या कहूं? अब आप देख लीजिए, अभी जो कश्मीर के अंदर एक जो है वो मामला हुआ, अफसोसनाक वाकयात थे, लेकिन जो है वो उसके अंदर तमाम पीटीआई के जो लोग थे, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स थे, वो क्या बात कर रहे थे? वो रियासत मुखालिफ बयानिया के ऊपर बात कर रहे थे। आज जो है पीटीआई जो है वो क्या बात कर रही है? रियासत जो है वो तसादम की बात कर रही है। तसादम इन्होंने 9 मई को किया था। 9 मई को ये दुनिया का पहला मुल्क पाकिस्तान है जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की जगह 6ठी जनरेशन वॉरफेयर के अंदर कामयाब हुआ। 6ठी जनरेशन वो थी जिसके अंदर अमली जामा पहनाया जाता है। 5th जनरेशन यानी कि अवाम को बदजन करके अपनी ही रियासती इदारों पर हमला करने की तरगीब दी जाती है, मुल्क तोड़ने की बातें की जाती हैं। आप देख लीजिए कि जब वहां पारा चिनार के अंदर खून की नदियां बह रही थीं तो अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो यहाँ इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे। बात ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर को भी इसीलिए लेके गए थे क्योंकि वो एक तसादम की पॉलिसी अपनाते थे। इमरान खान साहब ने वफा किसके साथ की है? ये बड़ा अहम सवाल है जतोई साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शौकत खानम बना, शौकत खानम का एक आदमी भी आज ऐसा नहीं है जो वो ओरिजिनल टीम का बंदा था। क्या वजह हो गई? क्यों लोग छोड़ गए? ये बताएं। फिर उसके बाद अपनी किसी बीवी के साथ वफा की, वो भी आपके सामने है। मैं ये जाती बात नहीं करना चाहता। बच्चे जो सबसे अहम तरीन होते हैं, 2 बेटे और एक वो बेटी जिसको अदालत ने जबरदस्ती बेटी बनाया, अमेरिका की अदालत ने, उसके साथ वफा की। आप देख लें आज क्यों वो दोनों जो है कासिम और सलमान जो है वो खामोश हैं, अपने बाप के पास नहीं आना चाहते। पहले तो वो बड़े तड़प रहे थे, लेकिन आज वो नाइकॉप बनाने से जो है वो कासिर हैं। वो पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दरखास्त तक नहीं देते। ये है हजूर असली बात। अच्छा, फिर तीसरी बात इसके अंदर बड़ी अहम है, वो ये है कि पीटीआई के जितने भी बानी कारकुनान थे उनमें से कौन ऐसा है जो आज भी खान साहब के साथ खड़ा है? क्यों नहीं खड़ा? सोचने वाली बात है। जो आदमी अपने मुल्क का वफादार ना हो, वो अली अमीन गंडापुर का या वो अपनी पार्टी का या वो किसी और का कौम का कैसे वफादार होगा? अच्छा, फिर आखिरी बात इसके अंदर बड़ी अहम है। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब से जो काम नहीं हुआ, अब यानी कि आप अपनी आखिरी ऑप्शन के तौर पर
तंग आमद बजंग आमद, आप लड़ाई के लिए एक नया तिबले जंग जो है वो बजा रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं सुहेल आफरीदी को वहां लेके आऊं और यहां धावा बोल दूं, वहां की पुलिस जो है वो यहां की पुलिस से टकरा जाए, यहां के रियासती अदारों के लिए मुसीबत बना दे, या मैं जाके अफगानिस्तान के हवाले से कोई एक नया बयानिया जारी कर दूं। बाबा, आप सियासत करने आए हैं या आप गैर मुल्की एजेंडा पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाने का एजेंडा लेके आए हैं? आप ये वजाहत करें जनाब। एक ब्रेक आ गई अब्दुल्ला भाई। 2 की बात करते हैं, आपका हीरो जो होगा वो यकीनन याहिया खान शायद होगा, लेकिन कौम का हीरो नहीं है वो। बिल्कुल ठीक। आपका एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया सुहेल आफरीदी के लिए कि तंग आमद बजंग आमद। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की बराह रास्त समात आज भी कौम ने देखी है। आज सीनियर वकील एडवोकेट मुनीर मलिक ने अपने दलाइल दिए और बड़े बेहतरीन तरीके से दिए। इन दलाइल के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से कुछ एक ऐसी बात की गई जिसके बाद तासुरात बदलते नजर आए अदालत के अंदर, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के चेहरे पर भी और दूसरे लोगों के चेहरे पर भी। जो बात उन्होंने की जस्टिस मुसरत हिलाली ने, वो ये की कि अगर फैसला 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आ जाता है तो जो उसके बेनिफिशरी जजेस हैं उनको वापस जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि उनका क्या कसूर, वो तो बेनिफिशरी नहीं है जो चीफ जस्टिस लगे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। लेकिन ये सवाल मैं पहले माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब के सामने रखना चाहता हूं। हाफिज साहब, जो बात जस्टिस मुसरत हिलाली ने की कि अगर फैसला आ जाता है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तो जो इसके बाद जजेस लगे हैं उनको वापस जाना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप इस बात के ऊपर हाफिज साहब? देखिए तला, एक तो ये है कि अभी मेरिट्स पे बात नहीं आई, अभी बात इस चीज़ पे चल रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। मेरे सवाल को आप घुमा रहे हैं सर, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बात किस चीज़ पे चल रही है। मेरा सवाल मैं आ जाता हूँ उस चीज़ के अंदर, मैं उसके अंदर आ जाता हूँ। नंबर 2 ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई है वो बात किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उसको लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आपने की हैं जो आर्टिकल 175A के नीचे की गई हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी का फैसला आया था जो सिंध बार एसोसिएशन का था, तो उसके अंदर वहाँ पे भी ऊपर एक चीज़ रख दी गई थी कि आपने देखा कि जस्टिस नासरुल मुल्क भी वापस आ गए, जस्टिस सदक जिलानी साहब भी वापस आ गए, वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए। तो अगर ये फैसला, मेरा नहीं ख्याल कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि जी वो फुल कोर्ट का ब्रिज, वो तो इस वक्त तो जो केस को आर्ग्यू कर रहे हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एग्जिस्ट को नहीं मानते, वो तो ये कहते हैं कि ये उसके बेनिफिशरी हैं, वो तो ये कहते हैं कि आप इस साइकिल को पुराना साइकिल पे लेके जाएं, यानी कि आप 23 अक्टूबर से पहले लेके जाएं। तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी 26वीं आईनी तरमीम हिस्सा है, आर्टिकल 239 के नीचे पार्लियामेंट को पार है, आर्टिकल 239(5) के नीचे जो है पार्लियामेंट की अमेंडमेंट को आप सेट असाइड या किसी कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते, आर्टिकल 239(6) के अंदर पार्लियामेंट पे कदगन नहीं लगाई जा सकती। अब तक 3 अमेंडमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुई हैं, 18, 19 और 21 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें एंडोर्स किया, उन्हें वैलिडेट किया है। तो मैं ये समझता हूं कि अभी भी जितनी भी बातें की जा रही हैं वो बातें सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ जो है वो मौजूद नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ उसके अंदर मौजूद हो तो इशू तो सिर्फ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो लॉ आया था उसके अंदर आपने इस सारे प्रोसेस को रेगुलेट किया। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी बेंच बैठा, 10-5 से एक फैसला आया और उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन की है, चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं आपने किया, या उसके बाद आपने राइट ऑफ अपील आर्टिकल 184(3) के नीचे दी है, इससे हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट नहीं आई। और अभी भी आप ये देखें कि जो जुडिशल कमीशन बना है 18वीं तरमीम के अंदर यही कॉम्पोजिशन थी, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं मुझे बनाया जाए, और 19वीं तरमीम जो है वो पार्लियामेंट को ड्यूरिस करके लाई गई। और फिर 19वीं तरमीम को भी 2012 के अंदर एक डिसीजन आया, उसके अंदर डिसफंक्शनल या रिडेंडेंट कर दिया गया। जहां तक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर वाली बात है वो ये है कि जाना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ था, पीटीआई ने कहा नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए, और वही लोग जो इस प्रोसेस के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ थे अब वो उस पर एहतजाज कर रहे हैं, और उस वक्त उनकी सारी कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसके अंदर मौजूद थी। और आपने देखा होगा
कि जो सबसे पहला प्रोसेस आया वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का था, या अफरीदी साहब का, पीटीआई उसमें मौजूद थी, जुडिशल कमीशन की मीटिंग में मौजूद है, जो जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाए गए हैं सर जुडिशल कमीशन में तो हुकूमती अरकान ज्यादा है ना, मौजूद है। जुडिशल कमीशन में तो हुकूमती अरकान ज्यादा हैं, पीटीआई मंसूर अली शाह साहब क्या कर लेंगे? देखिए बात मैंने आपसे ये कहा है, मैंने आपसे बात की कहा है, तला मैं आपको बता, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सिर्फ जुडिशरी का प्रेरोगेटिव हो। हमारे साथ वाले मुल्क के देख रहे, इंडिया के अंदर जो है अदालत नहीं करती, उनकी अकाउंटेबिलिटी अदालत नहीं करती बल्कि पार्लियामेंट करती है। अमेरिका बरतानिया के अंदर एक जुडिशियल कमीशन का मैकेनिज्म है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर है। इसी तरह आप जो दूसरे कंट्री ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जो है, सर आप जिन मुल्कों से मवाजना कर रहे हैं हाफिज साहब, उन मुल्कों से मवाजना इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का निजाम मौजूद नहीं है, यहां किसी को सजा जजा नहीं होती। तला मैं आपको बता, 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस वो नहीं था जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जिहाद ट्रस्ट के अंदर दिया। जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का तरीका मैं प्रोग्राम आपके साथ करूंगा हाफिज साहब, उसके अंदर कादिर खान मंदोखेल साहब को दावत दूंगा और फिर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान में जजों की अपॉइंटमेंट बिल्कुल इस पे कैसे होती है। मैं ये समझता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उससे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल पावर्स है वो कम नहीं हुई है। आर्टिकल 174 में कोई तब्दीली नहीं आई है और मेरा ख्याल है वो बहुत सारे लोगों के लिए शायद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुसरत हिलाली साहिबा ऑनरेबल जस्टिस हमारी ये कह रही हैं कि अगर फैसला खिलाफ आता है तो इन जजों को वापस जाना पड़ेगा। आप इस राय के ऊपर क्या कहेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहब ने ये बात कही है, उनका ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मुझे तो एक बात मालूम है, मुझे ये मालूम है कि जो आइन साज असेंबली होती है, कानून साज असेंबली होती है, वो आइन और कानून तश्कील देती है और उसके एम्बिट में रह के जो है वो फिर आपको अदालत को काम करना पड़ता है। अब अगर जस्टिस मुसरत हिलाली ये बात कर रही हैं तो जाहिर है उनको उसके लिए दलाइल भी देने पड़ेंगे, उनको उसके लिए जो पूरा लॉजिक बताना पड़ेगा और बाकी जजेस को कायल करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा करने में नाकाम होती हैं तो फिर जाहिर है उनका मुस्तकबिल जो है उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर वो कायल कर लेती हैं तो फिर जाहिर है ये एक बहुत बड़ा, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि हम एक जुडिशियल क्राइसिस की जानिब जो है वो रवा दवा हैं और ये जो इसके अंदर आए रोज जो एक नया आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो जाता है, आपस में टकराव की कैफियत पैदा होती है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आम आदमी को बहुत तकलीफ पहुंच रही है और खास तौर पे आम केसेस जो लोगों के हैं। अब आप देखें ना, आदिल राजा का आज जिस तरीके से उस गद्दार वतन को बाकायदा बरतानवी जो अदालत है उसने सजा दे दी, 11 करोड़ और 52 लाख एक जुर्माना और 1 करोड़ 92 लाख एक जुर्माना दिया वहां, क्योंकि गुड टू सी यू कहने वाले जज नहीं मौजूद। वो वहां ये नहीं कहते कि जनाब इनके लिए आइंदा भी इनके ऊपर केसेस नहीं हो सके, कि हमारी बड़ी भयानक तारीख है, जुडिशियल जो तारीख है बड़े अफसोसनाक तारीख है। और हमें देखे ना कि जस्टिस भगवान दास की मिसाल देते हैं, हम जस्टिस पटेल की मिसाल देते हैं, हम जस्टिस कॉर्नेलियस की मिसाल देते हैं, कोई हम और मिसाल दे सकते हैं? मकसद यह है कि ये कितना एक अफसोसनाक अमल है जिससे हम गुजर रहे हैं। यहाँ लोगों के लखूखा केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, अदालतों के अंदर लोग जलील और रुसवा हो गए हैं। पता चलता है कि जो है लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मसाफत तय करके धक्के खाते हुए जो है पैसे खर्च करके आते हैं। यहाँ पता चलता है कि जी अदालत तो आज जो है वो आज तो स्ट्राइक हो गई है या आज जज साहब ही नहीं आए। बिल्कुल ठीक सर। बलूचिस्तान के अंदर जहां अंधेर और काल कोठड़ियां बनाई जाती हैं उसके लिए रात को अदालतें नहीं खुलती, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रईस के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है। अजहर जावेद साहब, योर व्यूज ऑन द होल सिचुएशन सर। देखिए तला साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें अपॉइंटमेंट हो या फिर लोगों को जो केसेस के मामलात हैं वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मुतनाज़र है। जैसे साकिब निसार ने इसको हाइट पे लेके गए, इससे पहले हमने इफ्तिखार चौधरी साहब का भी दौर देखा इस सारे मामलात में, और अभी हम जो देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की एक यूनियन भी बन गई है और एक जिस तरह 5-6 लोग 5-6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान
वहाँ एक केस लड़ने के लिए गए। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इस सारे सिस्टम को ओवरहाल करने की ज़रूरत है। कानून मौजूद है, कानून की पासदारी नहीं हो रही। बरतानिया के अभी जिस फैसले की अभी मिसाल दे रहे थे अब्दुल्ला गिल साहब, तो आज आदिल राजा ने जो झूठे इल्ज़ामात लगाए थे फ़ौज पाकिस्तान पर, ISI पर, ब्रिगेडियर राशिद नसीर पर, अदालत जो लंदन की अदालत है उसने उन तमाम इल्ज़ामात को झूठ करार दिया। पाकिस्तानी इदारों को क्लीन चिट दी है। पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से जो बातें कही गई थी उनको बेबुनियाद करार दिया है। तो इस सारे मामले में आप सिर्फ हमारा मसला ये हो रहा है इस वक्त कि एक टिकर चलवाने के लिए, स्टोरी चलवाने के लिए, ख़बर बनवाने के लिए हमारे जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने शाम को प्रोग्राम करना होता है, वो उस अदालती कार्रवाई को इतना मुतनाज़ बना देते हैं कि अगर कोई जज साहब ने किसी नेक नियति से ये अदालत के कानून के मुताबिक भी रिमार्क्स दिए हैं तो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मरोड़ लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें जो अदालतों की ये रिपोर्टिंग है इसको जो एक दायरा कार में लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी बरतानिया में भी इसी तरह होता है कि जज के रिमार्क्स उसकी मर्जी के बगैर रिपोर्ट नहीं हो सकते। हम बात करेंगे गाजा सीज फायर की। क्या ये सीज फायर लॉन्ग टर्म रहेगा या फिर माजी की तरह कुछ वक्त के लिए रहेगा? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इसके ऊपर। सवाल मैं पूछना चाहूँगा अपने मेहमानों से, आखिरी इंपॉर्टेंट इशू जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आई स्टार्ट विद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हमास इजराइल सीज फायर 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। अल्लाह करे कि ये देर पा हो, लॉन्ग टर्म हो, मुझे तो नहीं लगता कि ये ज़्यादा वक्त लास्ट करेगा। गाजा की रिहेबिलिटेशन, योर व्यूज़ ऑन द होल सिचुएशन, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। ताला भाई, बात यह है कि ये बड़ा ही आपने दिल के ऊपर जो है ना वो हाथ रख दिया। असल मसला ये है कि मेरे पास कल फ़लस्तीन का वफ्द आया था, बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन था और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई। हमास जो है वो सिर्फ मजबूर होके अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, जो वहाँ आम शहरी बेचारे बैठे हुए हैं, जो बहुत जिनके ऊपर मजालिम का जो है पहाड़ तोड़ दिए गए, तातारियों की भी जालमाना दास्तानें जो है फरामोश हो गई, लेकिन अमेरिका और इजराइल मिल के उनको जो है वो हाथ पैर बांधना चाहते हैं। अब ये पूरे आलम इस्लाम के मुमालिक जो हैं वो अपने कंधों पे से जो है वो मिट्टी झाड़ना चाहते हैं कि किसी सूरत कोई एक मुआहदा हो जाए ताकि हम अपने लोगों के सामने सुरखरू हो सकें। लेकिन याद रखिए, अरब स्प्रिंग तो अरब दुनिया में शुरू हुई थी, मुझे यूरोप के अंदर एक नई स्प्रिंग जो है वो नजर आ रही है और लग ये रहा है कि ये तमाम फैसले आर्जी होंगे। हमास जो है इस 12,000 से ज्यादा शहादतें देने के बाद अब अगर इस किस्म का कोई फैसला करेगी तो वो ना उसके लिए फायदेमंद होगा और ना ही वो फलस्तीन के लिए होगा। लेकिन बहरहाल अवामी जानें बचाना जरूरी है, वहां मेडिकल एड और फूड एड जो है पहुंचना जरूरी है। और इस सब के बावजूद एक ही बात है, फलस्तीन का नक्शा कहां है इस तमाम एजेंडे में जो अमेरिका बहादुर ने पेश किया, इसमें फलस्तीन का मैप कहां है? कैसे ट्रांजैक्शनल जो है वो फेज ओवर होने के बाद उनको ताकत दी जाएगी? कौन होंगे वो लोग? कौन गारंटी करेगा? और याद रखिए कि कोई एक आदमी सिर्फ इस चीज की गारंटी कर दे पूरी दुनिया में कि इजराइल अपने बरतर इजराइल यानी कि ग्रेटर इजराइल के नक्शे से जो है वो दस्तबरदार हो रहा है। अजहर जावेद साहब, योर व्यूज सर। देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त इजराइल पे है और जिस तरह यहाँ पर यूरोप में लोग निकल रहे हैं और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक ने भी तस्लीम किया इजराइल फ़लस्तीन को, एक प्रेशर बढ़ा है। इस प्रेशर के तहत अगर कोई सीज़ फायर हो रहा है तो मेरे ख्याल में भी वो देर पा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता है इजराइल के जो क़यादत है इस वक्त वो जिन लोगों के हाथ में है, जिस तरह उन्होंने खून बहाया है और सिर्फ वो अपने लोगों को छुड़वाने के लिए जो उनके लोग हैं उनके बाद इस मुआहदे की अगर आप कहें कि गारंटी अमेरिका दे तो ये भी हमारे लिए एक खुशफहमी होगी। जिस तरह कतर पे हमला किया इजराइल ने और जो उसका गारंटर जो अमेरिका कतर की सेफ्टी का था, सिक्योरिटी का था, उसके बाद जो हाल हुआ एक छोटी सी माफ़ी के बाद वो मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो आप किसी भी सूरत में इजराइल पर या अमेरिका पर फ़लस्तीन के हवाले से एतबार नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। हाफिज एहसान अहमद साहब, अजहर साहब की बात के ऊपर एक जुमला के अमेरिका के लिए कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। बेशक। अब हाफिज एहसान अहमद साहब, आपकी राय सर।
तला एक तो चीज़ ये है कि जिस तरह पूरे 2 साल इसको हो गए हैं और तकरीबन 81,000 से ज़्यादा वहाँ पे शहादतें आई हैं, 1,41,000 से ज़्यादा लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, अच्छी खासी जो है वो बच्चों की तादाद हुई है। 5 और लाख आपने लापता देखा हैं ये बीबी है कि साहब। जो एक जी जी, और जिस तरह एक इस्लामिक रिस्पांस आना चाहिए था वो भी आपको नज़र नहीं आया, और दुनिया का भी आपका रिस्पांस देखें कि वो बिल्कुल नहीं है। हालांकि कुछ ममालिक के अंदर जो है वो ये लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने बात की, बट वो इसराइल की जो एट्रॉसिटीज़ थी वो कंटिन्यू रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस्लामिक ममालिक जो प्रैक्टिकल जिन चीज़ों में जाना चाहिए था वो नहीं गए, मिस्र का आप रोल देख लें, जो जॉर्डन है उसका आप रोल देख लें, या इस सारे के अंदर आप ये देख लें कि इसके बाद जो है वो ईरान पे अटैक आया, फिर उसका कतर आ गया, फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इंसानी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें कि जब आपके पास फिर वो सेल्फ डिफेंस भी नहीं है, या आप उस एट्रॉसिटीज़ को आप रोक नहीं सकते, तो उसके अंदर फिर उन इंसान की जो जान बचाना है वो भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों की या उनके उसके बाद हॉस्पिटल्स का आप देख लें, या रेफ्यूजीज कैंप देख लें, या लोग स्टारवेशंस के अंदर जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल स्टैंड होना एक अलग बात है, और अल्लाह करे कि हमारी इस्लामिक ममालिक के अंदर वो ताकत या स्ट्रेंथ वो आए। और अभी भी आपने देखा कि पाकिस्तान जो है उसका सऊदी अरब के साथ हुआ है, उसका भी एक मेरा ख्याल है कि इसके अंदर एक रोल आया होगा। लॉन्ग टर्म के अंदर आप ये देखें कि वो वही है कि आपको एक पैलेस्टाइन जो है वो स्टेट बनानी पड़ेगी, उसके अंदर जो है जो अलकुद्स शरीफ जो है उनका कैपिटल आएगा, या एक्सपेंशन जो इसराइल का एक बना हुआ है उसको आपने किस तरह कंट्रोल करना है। तो उन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर अमेरिका या दुनिया की जो दूसरी ताकतें हैं, या कतर है, या उसके बाद टर्की है, ये सब ने एक रोल प्ले किया है, तो फॉर द टाइम बीइंग एक है। लेकिन जिस तरह हमारे कुरान पाक के अंदर है कि ये लोग आपके दोस्त नहीं हो सकते, हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं हम उनको भी नहीं पहचान पाते हैं। सिर्फ जंग जो है या ये करना जो है मेरा ख्याल है वो भी एक मुनासिब बात नहीं है। और अगर ये एक चीज आई है, इस चीज को इसराइल पे डेफिनेटली एक प्रेशर आया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूरोपियन ममालिक जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह करे ये चीजें जो लॉन्ग टर्म के अंदर चलें, लेकिन अल्टीमेटली होना वो चाहिए जो पैलेस्टाइन या पैलेस्टाइन के लोग चाहते हैं। बिल्कुल, आपने कहा ना सर, अल्लाह में बताते हैं कुरान पाक में कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, तो इससे ये भी साबित होता है कि अल्लाह में बता रहे होते हैं कि सोचो कि तुम्हारा दोस्त कौन हो सकता है। हमारे एक दोस्त सेनेटर मुश्ताक अहमद, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब आज वापस वतन लौटे हैं, और उनका इस्तकबाल सिविल सोसाइटी ने किया, हुक्मरानों में से किसी ने नहीं किया, उनकी जमात इस्लामी ने नहीं किया। मैं सलाम पेश करता हूँ मुश्ताक अहमद साहब को, जिन्होंने हिम्मत तो की वहाँ तक जाने की, और वापस उनका इस्तकबाल सिविल सोसाइटी ने किया। यकीनन ऐसे हीरोज़ की हमें इस वक्त ज़रूरत है, ऐसे दोस्तों की इस मुल्क को ज़रूरत है, फ़लस्तीन को ज़रूरत है। अल्लाह ताला इस सीज़फायर कायम दायम रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। आई विल मंडे, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।